अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शो के साथ मैं हूं अरसलान कोकर। जहां पर सियासी गहमा गहमी लफ्जी गोलाबारी, वहीं पर मंशूर बड़ी देर से आया पर आ गया मुस्लिम लीग नून का मंशूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 10 निकात को कैश करवाने के लिए जगह जगह जलसे कर रही है। इसी तरह बाकी जमातें भी जो अपना मंशूर पेश कर चुकी हैं वो उस पर बात कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मंशूर के चंद पॉइंट्स पर अगर मैं बात करूं तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में अदालती इस्लाहात और अदालती कार्रवाई, इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्हिसार किया और उसको बराह रास्त दिखाने पर अदालती निज़ाम की बेहतरी, उसके रिफॉर्म से मुराद के आसान जस्टिस सिस्टम हो, लोगों को जल्द इंसाफ मुहैया किया जा सके, या जिसे पहले भी नारा था ये इंसाफ आपकी दहलीज पर, उसकी बात की उन्होंने। फिर डिजिटल निज़ाम कायम किया जाएगा अदलिया में, ये भी कहा। और फिर माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी लाई जाएगी। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक कम की जाएगी। 5 सालों में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी जाएंगी। चलें, एक बार फिर नौकरियां और नौकरियों की बात हो गई। और फिर यह भी कहा गया कि करंट अकाउंट खसारा जो जीडीपी का 1.5% तक चला गया है उसको भी थोड़ा सा कम करेंगे और जीडीपी की सूरत हाल बेहतर की जाएगी। मईशत पर काम किया जाएगा, बिजली, गैस, ये सारी चीज़ें जो जो आवाम के लिए इस वक्त मसाइल दरकार हैं आवाम को, ख़ास तौर पे महंगाई, उस पर भी बात हुई थी। लेकिन मंशूर में देर क्यों हुई और फिर मंशूर में देर के बाद जो चीज़ सामने है उसमें अदालती इस्लाहात, ये बड़ी अहम बात है कि अदालती इस्लाहात पर इतना ज़्यादा फोकस किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। अब मामला ये है कि अफरादी क़ुव्वत, तरसीलात ज़र और दीगर मामला जो इस वक्त मईशत से जुड़े, इन सारी चीज़ों का अहाता अपने मंशूर में किया गया और शायद इसी वजह से काफ़ी सोच समझ कर जो मौशी हालात हैं या जो हम कहें कि हमारे मौशरती हालात हैं, उन दोनों का अहाता करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने शायद थोड़ा सा टाइम लिया। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून ने थोड़ा सा डिले किया मंशूर, लेकिन मंशूर आया। अदालती इस्लाहात, मैं ज़रा काफ़ी सारे पॉइंट्स में से अदालती इस्लाहात पर पहले आपसे बात करूं। बड़ा फोकस किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अदालती इस्लाहात पर। ये बहुत पहले कराची में एक कार हुआ था जिस जो भी थे पाकिस्तान की दीगर जो इसके कायदीन भी, उस मौके पर एक बिल्कुल एक जैसे आपका मिसाके जमहूरियत जैसा एग्रीमेंट है, इस जैसा एक इनके दरमियान गैर तहरीरी अकॉर्ड हुआ था जिसमें तय किया गया था कि अदालती इस्लाहात लाई जाएंगी, क्योंकि अदालती इस्लाहात अदालत के मामलात में बहुत सारे मसाइल हैं। बुनियादी मसला ये है कि अवाम तक इंसाफ की फराहमी में बहुत ताख़ीर हो जाती है, नस्लें कई कई नस्लें गुजर जाती हैं, फैसले नहीं होते। जी डॉक्टर साहब। क्या आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, नस्लें गुजर जाती हैं, फैसले नहीं होते। दूसरे ये होता है कि बाज रियासती मामलात जो हैं, ये प्रोसेस जो है, ये आपका जो लीगल प्रोसेस है उसकी वजह से उलझ जाते हैं। खास तौर पे इक्तिसादी मसाइल हैं, उनमें बहुत मसाइल पैदा हुए और पाकिस्तान पर बहुत माली बोझ पड़ा बाज़ औक़ात इस किस्म के फैसलों से। और जो तीसरा मामला उसका है कि ये जो जुडिशरी में इंतखाब का मामला, वो कैसे होना चाहिए, दीगर जमहूरी दुनिया में उसके क्या असूल हैं और पाकिस्तान में क्या फर्क है। तो जो पाकिस्तान की जमहूरी फोर्सेस में कंसेंसस हुआ था कि हम वही तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे तो दुनिया के दीगर जमहूरी ताकतों और जमहूरी ममालिक में है। तो ये कंसेंसस था और उस पर लीग भी कमिटेड थी और पाकिस्तान की दीगर जमातें भी कमिटेड हैं। तो ये अब ये वक्त आ गया है अगर मुस्लिम हुकूमत बना लेती है 2024 के इंतखाबात में, तो उसके नतीजे में उनके पास ये एक प्राइम यूं समझिए कि उसकी ड्यूटी होगी तो उसको इन इस्लाहात की तरफ जाना है। ठीक है। अच्छा ये डॉक्टर साहब, चूंकि निहाल हाशमी साहब भी साथ हैं, एक जरा उनसे भी बात, फिर आपकी तरफ आता हूँ। दो चीज़ें हैं, एक गुर्बत में कमी, मालियाती खसारे में कमी, यानी मईशत के वो चीज़ें जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले से फोकस करती है, जीडीपी की शरह को 6% पर ले जाना, अदालती निज़ाम। मैं दोबारा से निहाल साहब, बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने। निहाल हाशमी साहब,
अदालती इस्लाहात बड़ा फोकस किया है मंशूर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और शायद देर की वजह भी यही है कि काफ़ी फोकस करके तमाम माशरती और मुआशी पहलुओं का अहाता किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस माशरे में, जिस इदारे में, जिस मुल्क में इंसाफ के तकाजे, नेचुरल जस्टिस ना किया जाए तो वहाँ पे दिक्कत पैदा होती है, वहाँ पे खराबियाँ पैदा होती हैं, वहाँ पे ना हमवारी होती माशी और माशराती, और वहाँ की तरक्की भी मुतासिर होती है, और वहाँ पे जो तिजारत है, ज़राअत है, वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था, मगर अभी अगर हमारी पार्टी ने, PMLN ने अगर इस पर फोकस किया है तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तहसीन मिलना चाहिए, क्योंकि जो इंसाफ है वो 2 स्टेप होना चाहिए। इंसाफ सिर्फ ये नहीं कि अदालतों से जा करके हासिल किया जाए, एक निज़ाम ऐसा वाज़ेह हो जाता है जिसके बाद रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होती है, प्रिंसिपल तरीके से लोग अपने मसाइल को हल करते हैं। तो ये बहुत रिकॉर्ड था, बहुत दिनों से इसकी जरूरत थी। और ये आपको याद होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी जब हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ उसमें बैठे थे तो वहां भी हमने एक मैकेनिज्म की बात की थी अदालती निज़ाम को बेहतर करने के लिए। देखिए 2 तरीका है, एक तो डे टू डे जो प्रोसीडिंग है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट रूल का एक इख्तियार है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाते हैं डे टू डे प्रोसीजर के लिए और हाउ टू प्रोसीड द मैटर। एक होता है उनके इंतखाबात और उनके पावर और दीगर चीजों, वो उसमें 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो वकला है जो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हमारे बार रूम्स हैं, बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है। दूसरे जो पार्लियामेंटेरियंस है जो कानून साजी करते हैं। तो ये दोनों बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं। इन सबको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी कोशिश की गई थी कि इन सबको ऑन बोर्ड में लिया जाए, और इवन हमने तो कहा था पब्लिक एट लार्ज को भी आप ऑन बोर्ड लें, ताकि हम अपनी कोई चीज जब इस्लाह की तरफ जाते हैं तो उसको बड़े ठोस बुनियादों पर होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा ऐसा चीज है, और मैं समझता हूँ इसको तमाम पाकिस्तानियों को इसकी हिमायत करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा निहाल हाशमी साहब, एक और चीज़, नैब का खात्मा, यानी PDM गवर्नमेंट तो की, उसमें इस्लाहात ज़रूर हुई नैब के कवानीन के हवाले से, लेकिन नैब के खात्मे की बात नून लीग ने कर दी है। और मुझे लगता है शायद खाकान अब्बासी साहब तो बड़े खुश होंगे इस बात से, क्योंकि वो तो इसका बरबला इजहार कर रहे थे। जी बहुत अच्छी बात। देखें कोई भी चीज जब डबल हो जाता है या एक से ज्यादा इदारे कर रहे होते हैं तो वो ओवरलैप कर जाता है, और वो कहते हैं ना कि 2 मुल्ला में मुर्गी हराम हो जाती है। इसी तरह से एक हमारे पास एंटी करप्शन का इदारा ऑलरेडी मौजूद है, और एंटी करप्शन के अलावा हमारे पास FIA का इदारा मौजूद है। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा मुकम्मल, जामे, मरबूत और मजबूत इदारा है। और जब से पाकिस्तान बना था ये एंटी करप्शन का इदारा इस पे काम कर रहा था। ये तो एक आमरीत के दौर में इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि सियासतदानों के हाथ को मरोड़ा जा सके, और जिनको भी, जिस तबके को भी उसमें कमजोर तबका हो या मजबूत तबका हो उसका हमनवा बनाना हो, तो नैब को इस्तेमाल किया गया। आपने देखा होगा यहाँ ताजिरों को भी इसके जुमरे में आना पड़ा, यहाँ पे ज़राअत के शोबे के लोग भी, यहाँ पे बैरोक्रेट्स को भी लाया गया। अलगर्ज सियासतदान से लेके हर शोबा जिंदगी के लोगों को नैब के जरिए आप यूं कह सकते हैं ब्लैकमेल किया गया, या उनके ऊपर सितमदरीकी की गई है, उनके ऊपर जबर किया गया है, और मुल्क की मईशत इसके वजह से बहुत मुतासिर हुई। जो सनअतकार थे, जो इन्वेस्टर थे, जो आपके पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के लोग थे, वो सारे इससे बहुत मुतासिर हुए। और ये अनट्रेंड लोग आ जाते थे दूसरे इदारों से, इनको डेपुटेशन पे भेजा जाता है। देखिए व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए हमारे पास एंटी करप्शन और FIA है। ये एक बड़ा स्किल्ड और बहुत ही टेक्निकल शोबा है जिसमें स्किल्ड लोगों को होना चाहिए, ना कि कहीं से भी भानमती का कुंभा जोड़ करके एक नैब का इदारा बनाया जाए जिससे मुल्क के मैशत पे भी, माशरत पर भी और तरक्की पे भी बहुत बुरे असरात मुरतब हुए। और ये सबकी डिमांड थी। वकला ये कहते थे, जुडिशरी ये कहती थी, आप सहाबी दोस्त ये कहते थे, तमाम ताजिर तबका ये कहता था, अलगर्ज माशरे के हर तबके से आवाज उठाई गई कि इस नैब के जो ड्रैकोनियन लॉ है, ड्रैकोनियन कोर्ट है, लोगों के फंडामेंटल राइट को तलब किया जाता है। पाकिस्तान का आइन इस बात की बात करता है, पूरी दुनिया में आजादी को सबसे ज्यादा फौकियत दी जाती है। एक लफ्ज है हमारे लीगल सिस्टम में कि ही इज इनोसेंट अनलेस
प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड एनी रिजनेबल डाउट। Yes. यहाँ तो वो उसको ले जाते थे और बेल के राइट से भी महरूम करते थे। 3 साल बाद एक आदमी बाइज्जत बरी हो जाए या 2 साल बाद, और सियासतदानी नहीं, हमारे यहाँ टीचर जिसमें बंद हुए, आप बिल्कुल ठीक बात है। आपने बिजनेसमैन का भी जिक्र किया निहाल साहब, साहब, और उनको तशद्दुद करके मार दिया गया। ठीक है सब। फारूक साहब, नैब का खात्मा, फिर ज़रा एक चीज़ और होगी उस पर भी आपसे डिस्कस है। नैब का खात्मा, बड़ी देर से ये बात सामने आई, इस्लाहात तो हमने लास्ट गवर्नमेंट में देखी, लेकिन अब खात्मे की बात की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर में। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर मंशूर में शामिल किया है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए पूरे पाकिस्तान को। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की दीगर जमहूरी ताकतों को भी अपने मंशूर में ये चीज शामिल करनी चाहिए। ये नैब पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो गुज़श्ता 3 तिहाइयों से यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान की जो मईशत की तबाही हुई है, इसमें दीगर अवामिल के अलावा नैब का खास तौर पर दखल है। नैब एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में न सरमायाकार को काम करने देता है, न पॉलिसी मेकर को काम करने देता है, और न पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले इदारे और उसके एहलकारों को काम करने देता है। ये मैं तो ये समझता हूँ कि एक तो ये काम नहीं करने देता, दूसरा ये है कि ये खुद ये इदारा करप्शन की सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान में जो करप्शन बढ़ी है गुज़श्ता 3 दिहाइयों में, उसकी सबसे बड़ी वजह नैब है। नैब से ज्यादा करप्ट इदारा पाकिस्तान में कोई नहीं। और उससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये उसका रास्ता रोकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो रास्ता रोकना है, इसको क्राइम होना चाहिए पाकिस्तान में, और इस क्राइम का उसे हिसाब लेना चाहिए। अच्छा फारूक साहब, चूंकि मैं चाहूंगा 2-3 और पॉइंटर्स हैं, हम जरा जल्दी से उन पे भी डिस्कस कर ले। मुझे पता है कि आप लोगों के पास वक्त की भी कमी है। एक तो सर ये जो गुर्बत का खात्मा, 3 सालों के अंदर जीडीपी को बढ़ा देना, फिर उसके बाद मालियाती खसारा कम करना और करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना, ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। बिजली गैस की कीमतों को नीचे लाना, महंगाई को कम, समझते हैं ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, किए जा सकते हैं? देखिए चीजों की मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट होती है बर वक्त और दुरुस्त फैसलों। मिसाल के तौर पर 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत लाई गई, तो उस मौके पर जरूरत इस बात की थी कि फौरी तौर पर आप IMF में जाएं, ताकि जो मसाइल आंदा पैदा होने जा रहे हैं उनका रास्ता रोका जा सके। लेकिन PTI की हुकूमत ने 9 माह की ताखीर की। आज जो पाकिस्तान में इक्तिसादी बुहरान है, उसकी सबब वो 9 माह की ताखीर है। तो अगर आने वाली हुकूमत बर वक्त फैसले करती है, दुरुस्त फैसले करती है और दुरुस्त एडजस्टमेंट करती है, तो ये सब मुमकिन होता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई हुकूमत जो है इस तरह के कोई इकदाम न कर सके जिससे आवाम ठीक को है। यानी ये प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें बेहतरी की जा सकती है। मंशूर में जो चीज़ें हैं उसके चलें, आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी जिक्र करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक आदिल साहब आपका। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा साउथ अफ्रीका को भी खिराज तहसीन पेश करेंगे, जिन्होंने गजा का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया, उस पर भी बात करेंगे। और एक बहुत बड़ी जीत और एक बहुत बड़ा तमाचा है इसराइल के मुँह पे कि दुनिया में चाहे हुकूमती सतह पर अमेरिका या दीगर ममालिक आपकी सपोर्ट कर रहे हों, वहीं पर वहाँ के रहने वाले अवाम जो इंसानियत का दर्द रखते हैं या इंसानियत की सूझबूझ रखते हैं, वो इसराइल के साथ किसी सूरत नहीं खड़े, इस बड़ी जेनोसाइड के साथ, इस कत्ल गारतगिरी के साथ नहीं खड़े। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करेंगे। बैक जी, मैंने जिसका जिक्र किया था इसराइल के मुंह पे तमाचे का, आलमी अदालत इंसाफ से साउथ अफ्रीका वो मुल्क बना जिसने मेरा ख्याल है नेल्सन मंडेला की तालीमात को भुलाया नहीं, बल्कि अपने लीडर की तालीमात के नक्शे कदम पर चल रहा है वो मुल्क। और इंसानियत से जुड़े मसाइल उसका अलमबरदार भी बना, और दुनिया में जो बड़े ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस बने फिरते हैं उनके लिए भी बड़ी शर्म का मकाम है कि साउथ अफ्रीका ने ये कदम उठाया, इंडोनेशिया ने कदम उठाया, पाकिस्तान तो इस पर बात कर ही रहा है, पाकिस्तान तो कदम उठा ही रहा है, लेकिन हमारे जो OIC का किरदार है उसको भी अब सोचने और समझने की ज़रूरत है। कमाल किया साउथ अफ्रीका ने, हम सल्यूट करते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं साउथ अफ्रीका को। और उन्होंने गज़ा का मुकदमा और इसराइल के मुंह पे तमाचा लगवाया आलमी अदालत इंसाफ से, कुछ नहीं कर पाया। और इसराइल की मुस्तरद हुई अपीलें भी, दरख्वास्तें भी, और कह दिया गया कि नस्ल कुशी को अब रोक दें। यानी मान लिया
आलमी अदालत इंसाफ ने कि गजा में नस्ल कुशी का जो सिलसिला है उसको अब रोकना पड़ेगा। दुनिया के कान पे जू नहीं रेंग रही, दिल दहल जाता है जब मैं वहाँ की खबरें या फिर वीडियोस देखता हूँ। अब तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, 26,000 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं और बच्चे हैं उसमें 10-11 हज़ार के करीब नौजवान नस्ल और बच्चों की है और ख़वातीन की है। हॉस्पिटल्स पर बमबारी की जा रही है और क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है तो सब जानते हैं। लेकिन जो आलमी अदालत इंसाफ का फैसला है उसके बाद और उससे आगे अब क्या होने जा रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तजियाकार है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा फैसला आया ICJ से। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फैसला तो बहुत बड़ा है, लेकिन दो चीज़ें इसमें शुरू में कहना चाहूँगा। एक तो ये जो आपने कहा ना कि मुसलमान ममालिक के लिए, मैं तो समझता हूँ कि मुसलमान ममालिक के लिए बहुत बड़ा शर्म का मुकाम है, इसलिए कि हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो हमारे लीडरान को, कायदीन को ये डायरेक्ट करता है और ये बताता है कि अगर मुसलमानों पे कहीं भी जुल्म हो तो उसके लिए आवाज़ उठाना जो होता है वो इंसाफ के दायरे में शामिल होता है। लेकिन जो कुछ मुसलमान ममालिक ने किया वो आपके सामने है। तो हमसे अच्छा ऑल क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका कि अल्लाह 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 कि किसी के दिल में तो ये फ़लस्तीनियत का और जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है उसका दर्द आया, और जिस तरह उन्होंने अपना मुकदमा पेश किया और जो उन्होंने अपना एविडेंस लगाए थे उसके ऊपर 82 पेजेस की, और जिस तरह उन्होंने लड़ा मुकदमा, ऑल क्रेडिट टू देम। और वाह। नेल्सन मंडेला की तालीमात जो हैं वो उनके मुकदमे में भी नजर आई और उनकी अप्रोच में भी नजर आई और उनकी मोरालिटी में भी सर नजर आई। कमाल ये है ब्रिगेडियर साहब, 27 साल काल कोठड़ी अंधेरा देखने के बावजूद नेल्सन मंडेला ने जो अपनी कौम को विजडम का सूरज दिखाया ना, उस पर वो चल रही है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ये बहुत पहले दिखा दिया था, लेकिन हम उस पर जी, चल नहीं हमें, रहे। आपने खुद ठीक कहा कि हमें भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये चीज़ दिखाई थी, लेकिन आप ये देखिए हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। क्या जो कायद के जो अक़वाल थे, अशार थे, आज की तारीख में या आज अगर आप आज वो गौर करें तो उन सब की इतनी बुरी तरीके से वायलेशन हो रही है और उसको इस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है कि आप खून के आंसू रोने का दिल करता है कि कायद ने ये पाकिस्तान बनाया था। भारत, ये तो पाकिस्तान की बात है, लेकिन जो कुछ साउथ अफ्रीका ने किया उसके अंदर दो चीज़ें तो साबित हो गई, क्योंकि ये जो फैसला है ये सिर्फ लीगल फैसला नहीं है, इसकी लीगैलिटी के हिसाब से भी, पॉलिटिक्स के हिसाब से भी और मोरालिटी के हिसाब से भी इफेक्ट है। लेकिन अब देखिए, एक शैमन पेरिस हैं जो इजराइल का एडवाइजर रहा है, उसने कल ही इस ICJ के फैसले में ये कह दिया कि जी ICJ तो कांगरू कोर्ट है और इसका फैसला हम तस्लीम नहीं करेंगे और हम तो वो करते रहेंगे जो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। अब दो चीजें जो जिसके ऊपर ये केस बेस कर रहा था, उसमें एक चीज लैक कर रही थी जो मुझे नजर आई, जो मैंने फैसला पढ़ा, ये कि उसके अंदर जेनोसाइड को रोकने का जिक्र था और जो आलमी अदालत ने भी जेनोसाइड के हिसाब से अपने तमाम की तमाम जो शिकें थी उसमें इसराइल आर्मी के हिसाब से, इसराइल की क़यादत के हिसाब से, जो इंसाइटमेंट है उनके हिसाब से और जो इसराइल की डिफेंस कर रही है उसके हिसाब से, उन्होंने वो तो अपने फैसले की शिकों में शामिल की, लेकिन उसके अंदर कहीं सीज फायर का जिक्र नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा लकूना है जो इस वक्त मौजूद है। अब उसके दो एंगल हैं कि सीज फायर का अगर लकूना होता तो सीज फायर के लिए गालिबन फिर हिजबुल्लाह को भी सीज फायर करना पड़ता और इजरायली को भी सीज फायर करना पड़ता, हमास को भी करना पड़ता। हमास जो कुछ कर रही है, उसने जिस तरह परसों 24 कैदी, 24 फौजी उनके जहन्नुम वासिल किए हैं, तो उसके ऊपर तो इसराइल के अंदर एक अपनी अपरोर ऐसी हो रही है जिसमें ये साबित हो गया है कि नेतन्याहू जो है वो मसलोनी से ज्यादा डार्कर कैरेक्टर है और जो बाइडेन जैसा हिटलर उसकी मदद कर रहा है वो इंसाइटमेंट में आता है। तो ये एक बड़ा दूररस फैसला है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है जो आपने रेज किया, क्या इस सवाल को, इस फैसले को इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है, क्योंकि 1 महीने का टाइम तो दे दिया आलमी अदालत ने इसराइल को। 1 महीने के अंदर वो क्या करता रहेगा, उन्होंने कहा जी 1 महीने के अंदर आप आके हमें रिपोर्ट दें और उसके साथ साथ आप अपनी फोर्सेस को कहें कि वो जेनोसाइड ना करे। अब इसराइल जो स्टांस लेता है वो दुनिया की जो वेस्टर्न कंट्रीज जिसको धोखे के तौर पे, यारी के तौर पे, मक्कारी के तौर पे, फरेब के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, वो ये कहती हैं कि जी इसराइल तो सेल्फ डिफेंस में लड़ रहा है और इसराइल कहता है कि हम जेनोसाइड। और इन दुनिया की आंखों के अंदर मतलब कि क्या टुकड़े पड़े हैं, दुनिया अंधी है
जो बाइडन अंधा है, मैक्रोन अंधा है, इसराइल जर्मनी जिसने नाइजीरिया में वर्स्ट तरीके की जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और जेनोसाइड किया था, उसके चांसलर अंधा है, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर अंधा है, क्योंकि बरतानिया ही के अंदर से ये प्रॉब्लम ने जन्म लिया था। और इसके अंदर हिज मजेस्टीज ने कहा था, जो उनकी क्वीन है या किंग है, कि हम इजरायली जो सेटलर्स हैं उनको बुसाएंगे यहूदियों को और एक बस्ती आबाद करके सर देंगे। जब आपको याद होगा, अगर तारीख ये बताती है ना ब्रिगेडियर साहब, जब बसाने के लिए लाया गया तो बरतानिया के ही जहाज़ों ने वहाँ पर उससे पहले भी कत्लो गारतगिरी की। तो ये तो खुद इन सबके चेहरे पर है, इन सबके चेहरों पर है। कत्लो गारतगिरी की थी वो 50 वहां पे इन्होंने बरतानिया की डिफेंस फोर्सेस ने, बरतानिया की फौज ने 540 विलेजेस को आग लगा दी थी। वहां पे 23,000 से ज्यादा लोग उस तरह उनका मैसेकर हुआ था। यानी फलस्तीनियों की हर जनरेशन जो है, आप उस वक्त जब से बरतानिया ने यह मसला खड़ा किया है, जब ने बरतानिया ने इस मुल्क को, इस दुनिया को धोखा दिया है, जब तक बरतानिया के शाही खानदान ने इस खत्ते के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन और इंसानियों की बर्बरियत का आगाज किया है, जिसके अंदर बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर से लेके उनका शाही खानदान तक शामिल है, जो अपने आप को क्वीन कहते हैं, किंग कहते हैं, जो कहते हैं कि हम तो दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, उनका सबसे बड़ा शर्मनाक किरदार है इस तमाम खेल में। और आज भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इसी शर्मनाक किरदार में इन्वॉल्व है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूं, एक तो मोदी मेंटालिटी टेररिस्ट मेंटालिटी और नेतन्याहू मेंटालिटी टेररिस्ट मेंटालिटी, हम तो बड़े अरसे से बता भी रहे, लेकिन अब दुनिया को खुद समझ आ रहा है, अब चीज़ें सामने। आप देखें वहाँ पर जो बाशऊर इंसान है, जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, उनके बड़े बड़े एहतजाज चल रहे हैं अवाम की सूरत में। बाइडन को बड़े एहतजाज का सामना है और ख़ास तौर पर दुनिया भर में है, कोई वहाँ नहीं। लेकिन सर क्या इस फैसले से कोई फ़र्क पड़ेगा आपकी नज़र में? कोई कुछ होने जा रहा है, कोई फ़र्क पड़ेगा? नस्ल कुशी रुकेगी जिस तरह चल रही? कोई है ऐसा कुछ मामला? मैंने आपसे अर्ज करना, इसका लीगल भी, पॉलिटिकल भी और मोरल भी असर है। अब आज तक एक बड़ी बात यह है कि आज तक इजराइल जो है वो 1947 से लेके आज तक नस्ल कशी कर रहा है, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इसलिए बल्कि यहाँ तो ये हुआ कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जितने रहे हैं, बाराक ओबामा था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, बड़ा बुश था, जितने भी हैं, वो इजराइल की नस्ल कुशी को प्रोटेक्ट करते रहे। मुझे याद है जब लास्ट टाइम बाराक ओबामा के ज़माने में इजराइल ने क्लस्टर बॉम्ब्स फायर किए थे गाजा पे और इस इलाके में, और लोगों को मारा था, कोई उस वक्त भी कोई 3,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया था। उस वक्त जनाब बाराक ओबामा, जिनको आपने अमल का नोबेल प्राइज़ दिया, उन्होंने अखबार में आर्टिकल लिखा था, कहते थे कि जी इजराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। उसको बाराक ओबामा को अपनी अंधेतियत में या अपनी यहूदियत में या अपने ज़ियोनिज़्म एटीट्यूड में ये नजर नहीं आया कि फलस्तीनी जो लड़ रहे हैं वो तो डंडों से लड़ रहे हैं, उनके पास तो क्लस्टर बॉम्ब नहीं है, तो अगर इजराइल ने डिफेंड कर रहा है तो वो भी डंडे इस्तेमाल करे। लेकिन ये दोहरा स्टैंडर्ड जो था ये जरूर बेनकाब हुआ है, क्योंकि पहली दफा ये तस्लीम किया जा रहा है दुनिया में कि इजराइल इज ए फाशिस्ट स्टेट। आपने उनको दहशतगर्द कहा, नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द कहा, वो दहशतगर्द नहीं है, वो फैशिस्ट हैं, वो फैशिज्म पे बिलीव करते हैं, वो अपार्थाइड पे बिलीव करते हैं, वो बर्बरियत पे बिलीव करते हैं, वो वहशियाना दरिंदे हैं जो दुनिया को मारना चाहते हैं अपने गोल अचीव करने के लिए। जैसे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने अभी अनर्थ किया कि रॉ के एजेंट्स ने पाकिस्तान के अंदर 2 कत्ल किए, जिसको पाकिस्तान की एजेंसीज ने तो ये फैशिज्म है, ये जंगी जराइम है जो किए जाते हैं। इन लीडर्स को, नरेंद्र मोदी जैसे लीडर्स को और नेतन्याहू जैसे लीडर को, इनको दे शुड बी ट्राइड अंडर दी वॉर क्राइम्स। जिस तरह ये आपको याद है कि जर्मनी के अंदर जो जर्मनी के गेस्टापो के लोग थे, उनको इजराइल ने दुनिया को परसुएड कर करके दुनिया के ऊपर प्रेशर डाल के कि जी हॉलोकास्ट के खिलाफ आप बात नहीं करेंगे और हॉलोकास्ट ये होगा, उसके खिलाफ उन्होंने उनको ट्राई कराया आलमी अदालत में और उनको सजाएं मिली। इस तरह नेतन्याहू को वॉर क्राइम में सजा मिलनी चाहिए। जो बाइडन इंसाइट कर रहा है, जो बाइडन इज इक्वली इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ द पीपल इन पैलेस्टाइन। ही इज जो आपको पता है कि आलमी अदालत इंसाफ ने कहा है कि जो इंसाइट करेगा वो भी उतना ही बड़ा मुजरिम होगा जितना बड़ा मुजरिम इजराइल है या जितना बड़ा मुजरिम नेतन्याहू जैसा दहशतगर्द है। उनके डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट की जो आर्मी अदालत इंसाफ ने रेफरेंस दिया है, जो अपने फौजियों को खिताब करते हुए कहा, एड्रेस करते हुए कह रहा था, उन्होंने कहा है कि जी इंसाइटमेंट जो है
ये जो है ये जेनोसाइड की बेसिस है, और इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, और हमें ये प्रूफ मिले, और हम इसको बड़े वसूख से कह रहे हैं कि इजरायली लीडरशिप और इजरायली जो डिफेंस कैबिनेट डिफेंस वो जेनोसाइड में इन्वॉल्व है। तो चले इसके सर, एक हिसाब से चीज़ तो हुई ब्रिगेडियर साहब, कम से कम साउथ अफ्रीका के इस कदम से एक चीज़ तो हुई कि एक टैग लग गया, जो हम क्या दुनिया खुद, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आम आदमी तो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, बरतानिया के अंदर भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, जो लोग इंसानियत का दर्द रखते हैं, समझ बूझ रखते हैं या अक्ल शऊर रखते हैं, और वो देखते हैं, जिनकी अपनी औलादें हैं वो देखते हैं। तो एक चीज़ तो हुई, टैग लग गया कि जी ये जेनोसाइड करने वाली एक हुकूमत है, और ये जो मुल्क है ये एक टेररिस्ट मेंटालिटी का मुल्क है। ये बात तो बिल्कुल एक ठीक है। और नोबेल प्राइज़ की सर आप बात कर रहे थे, वो तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2002 का नॉमिनेट था, उसके बाद आंग सान सूची थी, तो आपको तो पता ही है नोबेल प्राइज़ की क्या हैसियत है। यही तो मैं यारी और मक्कारी और फरेब की बात कर रहा हूँ ना आपसे, ये डबल स्टैंडर्ड जो है, जिसमें वो लोग जो दुनिया को यानी पाकिस्तान के अंदर बाराक ओबामा के ज़माने में कोई 438 ड्रोन अटैक्स हुए जी थे, हाँ। जिसके अंदर अगर आप लोगों का कोलेट्रल डैमेज लगाएं तो आप के कान आप का दिल रोएगा कि ये कितने मासूम इंसानों को इन्होंने ड्रोन अटैक्स करके मार दिया, लेकिन दुनिया ने उसको नोबेल प्राइज दिया। तो अभी इसी तरह इसराइल को टैग किया जाता था, और लोग कहते थे जी, जैसे मैंने आपका ये होलोकॉस्ट के खिलाफ बात नहीं करनी, उन्होंने जर्मनी को इतना प्रेशराइज किया कि जर्मनी ने भी जाके नाइजीरिया के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। अब बात ये चीज तो आज स्टेब्लिश हो गई ना, दुनिया के अखबार भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े एनालिस्ट जो है बिल्कुल वो सर, उसको चले मैं सपोर्ट एक कर रहे चीज़ हैं। लेता हूँ इससे, चूंकि वक्त की कमी थी, आपसे मैं इंशाल्लाह इस पे फिर किसी प्रोग्राम में लंबी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और साउथ अफ्रीका के इस कदम की। एक बार फिर हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करेंगे कि इंसानियत के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया साउथ अफ्रीका ने, और एक जीत भी है और इसराइल के मुंह पे थप्पड़ भी है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो एक और अहम मामला है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। जैसे कि मैंने कहा था, बात करेंगे पाकिस्तान में तालीम के मसाइल पर। यह कोई आम सी बात नहीं है कि जी तालीम का मसला, ये सिर्फ तालीम का मसला नहीं है, बल्कि बहुत सारे मसाइल जुड़े हैं तालीम के साथ। इसमें ह्यूमन राइट्स का इशू भी जुड़ा है। 2 करोड़ 60 लाख से जायद बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं, यानी पाकिस्तान के वो बच्चे जो पाकिस्तान की तरक्की में वो ब्रेन के तौर पर यूज़ हो सकते हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, उनमें से 2 करोड़ से जायद यानी 2.5 करोड़ से जायद बच्चों को हमने स्कूल जाने से महरूम कर रखा है। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद बड़े बड़े नारे इलेक्शन से पहले हो रहे हैं, क्या काम होगा क्या नहीं होगा, लेकिन क्या काम होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन बढ़ रही है पाकिस्तान में मुख्तलिफ हवालों से, उस पर हम बात करेंगे। कभी मुलाजमीन पर, कभी चाइल्ड लेबर के हवाले से पाकिस्तान में क़वानीन मौजूद हैं, अमल दरामद का थोड़ा सा मामला है, उस पर बात करेंगे। फिर अहम मसला ये है कि मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट सिस्टम अब तकरीबन दम तोड़ता जा रहा है। ए लेवल्स और ओ लेवल सिस्टम ने उसकी जगह ले ली है, जो कि खुद में एक बहुत महंगा सिस्टम है। हर पेपर के अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं आपको, और ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है एजुकेशन का। लेकिन हमारा इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिकुलेशन सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों पड़ रहा है, क्या वजह है, क्या इतने मसाइल हैं कि जब हमारे बच्चों को इंटर करने के बाद बाहर यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना होता है तो उन्हें आइल्स रिलेटेड या दीगर जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं वो पास करने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे सिस्टम्स खुद, हमारी तालीम ज़्यादातर अंग्रेज़ी में है, बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, चाहे गवर्नमेंट लेवल पर हो, फेडरल के स्कूल्स हों या फिर सूबाई स्कूल्स हों। उर्दू और इंग्लिश अब तकरीबन एक साथ चल रहे हैं, उसके बावजूद इंग्लिश सिस्टम से पढ़ने वाले बच्चे को भी इंग्लिश का टेस्ट पास करना पड़ता है। क्यों एक जैसा तालीमी सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? इसके अंदर मसाइल क्या हैं? फिर तालीमी सिस्टम इट्सेल्फ एक बड़ा मामला है। एक प्राइवेट सेक्टर है और एक गवर्नमेंट सेक्टर है, एक सेमी गवर्नमेंट सेक्टर भी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अब अपनी अपनी मुख्तलिफ फीसेज हैं। कई स्कूल्स तो ऐसे हैं जिनकी फ़ीस मेरा ख्याल है पेएबल ही नहीं है आम बच्चों के वालिदैन के लिए, और वो ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी फ़ीस, उनके सेमेस्टर्स, फिर हर यूनिवर्सिटी के अपने प्रोटोकॉल्स, अपने रूल्स रेगुलेशंस और अपने करिकुलम यानी निसाब है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान में जो तालीमी मसाइल हैं उसका हल आखिर है क्या, और ये सारे मसाइल पाकिस्तान में जन्म क्यों ले रहे हैं? 70-75 सालों में हमने इन मसाइल पर असल में नज़र क्यों नहीं रखी, या इनके तदारुक के लिए असल में किया क्यों नहीं कुछ? ये है खुद में बड़ा सवाल। रज़ा और रहमान साहब माहिर तालीम है, हमारे साथ मौजूद हैं। आमना मसूद जंजुआ साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, समाजी कारकुन है, और ज़ाहिर है तालीम का मसला है तो ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये खुद में एक ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा मसला है।
लेकिन लोगों ने इन दोनों चीज़ों को अलग कर रखा है। वो कैसे है ये आज हम बात करेंगे, तो आप इस पर समझ भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। रज़ा साहब, 2 करोड़ यानी 2.5 करोड़ बल्कि मैं कहूँ उससे ज़ायद बच्चे बाहर हैं। आप सोचें कि दुनिया का वो मुल्क है जिसमें 50 से 60 या 65% यूथ मौजूद है, और उसमें भी पढ़ी लिखी यूथ की अगर मैं बात करूं तो वो शायद आपकी 21% के करीब होगी, और जो इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज़ करने वाली यूथ है उसकी बात करूं तो वो 33 से 38% के करीब है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं। अब आपके पास पढ़ी लिखी यूथ कम, स्किल्ड यूथ कम, अनस्किल्ड यूथ ज़्यादा, बिराह रवी तालीम तमाम के लिए उसकी एक्सेस वो बहुत मुश्किल है। किस तरह से हम 2 से 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल लेके जाएंगे? कहना तो आसान है, लेकिन वो 2-2.5 करोड़ बच्चे शायद कोई काम करते होंगे, कोई मैकेनिक होगा, कोई कचरा चुनता होगा, कोई भीख मांगता होगा, उनके वालिदैन ने उनको काम पर लगाया होगा। ये कहना आसान है, घर चलाना बहुत मुश्किल है इस महंगाई में। आप कैसे कन्विंस कर लेंगे बगैर किसी मरबूत पॉलिसी के? अरसलान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और देखिए, मैं यहाँ पे छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क का सबसे कीमती रिसोर्स उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ह्यूमन रिसोर्स में माला माल की है। उसी ह्यूमन रिसोर्स में से 2 करोड़ 62 लाख बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल हैं। हर साल मैट्रिक में 3.5 मिलियन बच्चा एग्जाम देता है, और उसमें से सिर्फ 1 मिलियन बच्चा अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करता है, और 2.5 मिलियन बच्चा फिर दोबारा आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ कॉलेज हो जाता है। तो वो जो इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम ज़ाया जो कर रहे हैं, उसमें हुकूमत का अहम किरदार मौजूद है। ये इस ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करके मुल्क की तरक्की कैसे की जा सकती है, ये हमारे मुल्क में तमाम लोगों को पता है, चाहे सियासतदान हैं, चाहे बड़े अदारे हैं, चाहे तालीमी इदारे हैं, सबको ये बातें पता हैं कि इनको मैनेज कैसे किया जा सकता है। लेकिन एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन बच्चों को पढ़ाना, तालीम देना, शऊर देना, उनको सीधा रास्ता दिखाना, उनको तरक्की के रास्ते पे लेके जाना, उनको ग्लोबल विलेज में लेके जाना, ये हम चाहते नहीं है। ये हमारे यहाँ इस सिस्टम की अपनी विलिंगनेस है कि वो नहीं चाहते कि एक आम आदमी का बच्चा, एक आम गरीब बंदे का बच्चा जो है वो भी कुछ कर सके, और करने के बाद वो हमारे सामने, अगर उसको शऊर आ गया तो वो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, वो हमसे काम की डिमांड करेगा, वो हमसे हर एक ऊपर, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन करेगा। तो ये जो एक थोड़ा सवाल जवाब है, इससे गुरेज करने के लिए लोगों को, बच्चों को भेड़ और बकरियों की तरह हाँकने के लिए ये सारी प्लानिंग की जाती है। और इसमें एक मकसद ये भी होता है कि ये जो बड़े लोग हैं इनके बच्चे पढ़ें लिखें और वो सब कुछ करें, और जो ये छोटे आम लोग हैं उनके बच्चे हमेशा गुलाम रहें, गुलामी करें, रज़ा मजदूरी साहब, करें। मिडिल और क्लास, रज़ा साहब मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है बच्चों को पढ़ाना। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। ये मिडिल क्लास तो फिर भी वो सेंसिबल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने कुछ खुद पढ़ लिया और समझ लिया कि सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। जो कुछ करना है हमें अपने बलबूते के ऊपर करना है, जो कुछ करना है अपनी सैलरी में से करना है। देखें, गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स लेती है, हर शख्स यहाँ पे टैक्स दे रहा है, क्योंकि हर खाने पीने की चीज पे टैक्स है, पेट्रोल पे, फ्यूल पे टैक्स है, जो चीज आप कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। और टैक्स लेने का मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी, सिक्योरिटी में करेगी, एजुकेशन में करेगी, हेल्थ में करेगी, और इस तरह एक दो चीजें और इसमें आएंगी। जब आप गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटेशन की आपसे प्रॉमिस किया है, या आपसे इसके एवज पैसे वसूल कर लिए हैं, तो आप गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाए। लेकिन चूंकि फ्री एजुकेशन का मेयार इतना गिरा हुआ है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं ये समझ गए हैं कि वो मेयार ना ठीक हो सकता है, और ना वो उनकी फैमिलीज के काबिल है, उनके बच्चों के काबिल है। अगर उनके बच्चे वहां जाएंगे तो वो भी बहुत ज्यादा नीचे बॉटम लाइन में चले जाएंगे। उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले वो मिडिल क्लास टैक्सेस दे रही है, और दूसरे एंड पे वही मिडिल क्लास प्राइवेट स्कूल की जितनी भी फीस है, चाहे वो भारी फीसें हैं, चाहे दरमियानी फीसें हैं, अपनी रेंज के मुताबिक वो फीस दे रही है। और हर मिडिल क्लास का आदमी 30% अपनी सैलरी का, अपनी आमदन का जो है वो बच्चों की फीसों के ऊपर, और वो भी बच्चों क्वालिटी एजुकेशन सर, वहाँ भी मुझे बहुत फुकदान लगता है। अभी रिसेंटली मैं अगर अपना ही वाकया शेयर करूँ तो मुझे अपने बच्चे को, जो कि बहुत छोटा है और 4 साल का है, तो मैंने सोचा स्कूल करवाऊँ। तो जब मैंने फीसेस सुनी तो मैं खुद हैरान हो गया, फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखी तो मैं उससे भी ज़्यादा हैरान हो गया। आमना साहिबा जी, मैं ज़रा आपके पास आता हूँ। रज़ा साहब इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन करते हैं अभी। आमना साहिबा, 2-2.5 करोड़ बच्चों का स्कूल से बाहर होना, ये वो फिगर है मेरा ख्याल है जो हमें पता है। जो हमें पता नहीं है वो इससे भी भयानक फिगर हो सकते हैं। ये फिगर तो बस आपने काउंट कर लिए बच्चों से, एक सर्वे करा लिया तो पता लग गया। और हमारे यहाँ तो तालीम याफ्ता होने का मतलब है कि जिसको लिखना पढ़ना आता है वो शनाख्ती कार्ड में तालीम याफ्ता हो जाता है। तो आमना साहिबा, ये जो मामला है
इतने बच्चों का बाहर होना सालों से चला। पहले तो मैं ज़रा अगर आपसे तल्ख हकीकत पूछ, इतने बच्चों का बाहर रहना ये है क्यों, इसकी रीज़न क्या है आपके नज़दीक? बिल्कुल इतनी सख्त अलार्मिंग ये बात है कि सोच ही कोई नहीं सकता, और जब ये स्टार्ट सामने आए तो और भी शॉकिंग हो गया हम सब के लिए कि ये इसके साथ वो करना कि भाई कोप अप करना कि हाउ कम पाकिस्तान में देखिए 24 करोड़ तो हमारी आबादी है, और उसमें से भी अगर 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं जो स्कूल गोइंग बच्चा है, तो मेरे ख्याल में ये टोटल बच्चों का 50% तो जरूर होगा। तो हमारे 50% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 50% बाहर है, तो इसकी जाहिर है somebody has to be blamed, और ये गवर्नमेंट के अलावा और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट स्टेबल जरा सा होती हैं चेंज हो जाती हैं, जरा सा कोई चलता है जी कोई और क्राइसिस आ जाती है, कोई पहले तो खैर मार्शल लॉज ही आ जाते थे, अब मार्शल लॉ नहीं आते, अब किसी और तरह की क्राइसिस आ जाएगी, सैलाब ऐसे आए हमारे ऊपर, बदकिस्मती इस तरह लेकिन की मैं अगर आमना पाकिस्तान साहिबा में एक चीज़ आपसे हम पूछूं, वर्ल्ड आमना साहिबा, है क्या आप समझती हैं क्लाइमेट। इतना शऊर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को है? पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं। आप देखेंगे अगर उनके मंशूर को तो सिर्फ यही कहते नजर आएंगे जी हम स्कूल बना देंगे, हम हॉस्पिटल बना देंगे। बिल्कुल स्कूल बने हुए सिंध में, उनमें टीचर्स मौजूद नहीं है, भैंस बकरियां बांधी हुई हैं, मैंने खुद विजिट किया है। स्कूल बने हुए वहां पर बिल्कुल बच्चे जाते नहीं है, उस्ताद वहां पर जाते नहीं है, घरों पर बैठ के फीस है। तो ये तो पॉलिटिकल सिस्टम की नाअहली है ना। पॉलिटिकल सिस्टम, और दूसरा जब बजट बन रहा होता है पाकिस्तान का, तो बजट में सब कोई नहीं कहता कि भी तालीम के लिए आप ज्यादा रकम अलॉट करें, तालीम के लिए मैक्सिमम चंक होना चाहिए, तालीम के लिए 1% 2%, आप खुद बताएं ये कहाँ से पाकिस्तान की तालीमी मेयार बेहतर होंगे, कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ से अच्छी और एक यकसा तालीमी सिस्टम कैसे होगा। बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, अप्स एंड डाउन्स हैं। ये जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं जो कि हमारी एजुकेशनिस्ट हैं, उनको ये मेरे ख्याल में ये टास्क देना चाहिए कि आप लोग सर जोड़कर बैठें और एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एजुकेशन लेकर आए, और उसमें आप छोड़ दें पॉलिटिशियंस को, छोड़ दें बजट को भी, क्योंकि बजट भी आपको नहीं मिलना ऑन योर ओन। जिस तरह से एक बहुत बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही होती है, हमें उस तरह से वॉर फुटिंग पे शायद जाना पड़ेगा। जिस तरह से एक ईदी अब्दुल सत्तार ईदी ने जिस तरह से इसको डेवलप किया ह्यूमन राइट्स को, और मतलब जिस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट की, इसी तरह से हमें तालीम को भी डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, अनफॉर्चुनेट ये आपने बहुत अच्छा कहा। एक बात कही थी रजत साहब ने, मैं चाहूंगा जरा इस पर आपका कमेंट, फिर मैं रजत साहब के पास। जो कहा उन्होंने कि टैक्सेशन का मामला डायरेक्टली जुड़ा है कि हुकूमत इन रिटर्न आपको क्या देती है। आप अगर बरतानिया में देखें, मैं चूंकि खुद रहा तो मुझे अंदाज़ा है, हर किस्म के बच्चे को घर से लेके स्कूल ले जाने तक की फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। हमारे यहाँ तो घर से ले जाना तो दरकिनार, स्कूल के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, खाने तक की कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके पैसे भी बच्चा घर से लेके जाता है। सिर्फ हमने बराए नाम तालीम फ्री कर रखी है, आपने यूनिफॉर्म भी लेने हैं, किताबें भी हैं, दीगर मामला भी हैं, तो हमें इन रिटर्न तो मिलता नहीं है टैक्सेस का। सही बात है, बिल्कुल। हम क्यों टैक्सेस हम दे रहे हैं इतने ज्यादा? अब इस तरह की गवर्नमेंट हो चुकी है कि हमें बिल्कुल बेसिक हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। किसी भी वक्त हमें लोग उठा के ले जा सकते हैं, आप हैंड टू माउथ आ सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट सीज हो सकते हैं, मतलब एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। इस तरह की हम क्राइसिस सिचुएशन में जिंदा रह रहे हैं, और इसीलिए आपने देखा है कि इस साल कितना मैक्सिमम, लास्ट ईयर मैक्सिमम इन्फ्लक्स जो है वो बाहर गया है। लाखों की तादाद में हमारी यूथ जो है यहाँ से डिसआर्ट होकर गई है, जो कि हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी जहां भी दुनिया भर में जाते हैं वो टैलेंट्स में, तालीम में, हर चीज में सबसे ऊपर होते हैं वहां, मगर हम उनको यहाँ पर उनका दिमाग यूज करने के काबिल नहीं होते कि हम यहाँ पर उनको इतना अच्छी तरह से एंगेज कर सके कि उनका टैलेंट, उनका दिमाग हमारे अपने काम आए। अनफॉर्चुनेटली वो जाके दूसरों की ही खिदमत करते नजर आते हैं। जहाँ बाहर आप डॉक्टर्स देख लें वहां पे छाए हुए हैं, इंजीनियर्स देख लें बाहर छाए हुए, जो भी प्रोफेशन आप देख लें वो बाहर जाके वो लोग मिरेकल्स कर रहे होते हैं, मगर हम खुद उनसे फायदा नहीं उठा रहे होते। फिर पता नहीं हम किस चीज के टैक्स दे रहे हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि हम टैक्स दे क्यों रहे हैं, और उस रिटर्न में हमें मिल गया। रजा साहब जिसका जिक्र कर ही दिया, चलें आमना साहिबा ने, बड़ी तादाद में यूथ बाहर जा रही है, जाहिर है वही यूथ है जो थोड़ा बहुत पढ़ लेती है और कोशिश करते हैं बाहर जाने की, फिर वो एजेंट्स के हत्थे भी चढ़ जाते हैं, फिर वो डंकी होकर भी बेचारे जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे वो पहुंचते हैं, और कुछ नहीं भी पहुंचते। हमारे लिए कितना बड़ा सेटबैक है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को पाकिस्तान में बढ़ावा नहीं दे पाए, जबकि जापान जैसी मजबूत मईशत का GDP का सबसे बड़ा हिस्सा एंटरप्रेन्योरशिप पे खड़ा हुआ है।
हमारे यहाँ हमने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किया क्या? स्किल्ड वर्कर या स्किल्ड यूथ डेवलप नहीं कर पाए। इतने हमने टेक्निकल सेंटर्स बनाए हुए, इतने एजुकेशनल सेंटर्स हैं स्किल्ड टेक्निकल एजुकेशनल, वहाँ से हम निकाल क्या रहे हैं? कोई साइंटिस्ट तो हम निकाल नहीं रहे, कोई इनोवेशन तो हम कर नहीं रहे। जी बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं। जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली तो ये एक आम स्किल्ड वर्कर को डेवलप करते हैं। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हाईली स्किल्ड वर्कर कहलाते हैं इंटरनेशनली, और उनके लिए तो यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट्स हैं ही नहीं, ना ही उनको कोई इस तरह की तरकीब दी जाती है लोगों को कि वो इस एंड पे आए। देखें, हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट का मकसद है वो ये नहीं है कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाएं। यहाँ पे लोग बस उतना पढ़ें जिससे उनको उतनी सी समझ आए, और वो उतनी छोटी सी समझ के साथ अपनी जिंदगी के 50-60 साल यहाँ गुजारें और यहाँ से चले जाएं। यहाँ कोई लोगों का स्कोप ऑफ वर्क नहीं है। जैसे भी आमना साहबा ने फरमाया कि 8 लाख बच्चा पिछले साल हमारा मुल्क से माइग्रेट होकर दूसरे ममालिक में चला गया है, और वहां जाके अच्छी जॉब्स वगैरह या जो भी उनका ख्वाब है उनके मुताबिक उनकी नजर आ रही है। वहां पे इंजीनियर्स बेहतरीन है, वहां पे डॉक्टर्स को बड़ा हाईली पे किया जाता है, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा है, या वो उनको इतना काबिल समझा जाता है कि जो उनके टॉप नॉच डॉक्टर हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, जो टॉप नॉच इंजीनियर्स हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं। इसी तरह दीगर शोबाजात में भी पाकिस्तानियों ने अपना वहां पे लोहा मनवाया है, अपना नाम बनवाया है। ये रिसोर्स कहाँ का है? ये हमारे मुल्क का ही है। ये टैलेंट कहाँ का है? ये पाकिस्तान का ही है। इस टैलेंट को पॉलिश किसने करना था? इस टैलेंट को यूटिलाइज किसने करना था? इस टैलेंट को रास्ता किसने दिखाना था? वो हमारी गवर्नमेंट ने दिखाना था। उन्होंने एक पूरा प्लेटफॉर्म देना था, एक पूरे रास्ते की तशखीस करनी थी, और उसके बाद सपोर्ट करनी थी। लेकिन अगर इन तीनों चीजों को आप देखें तो ये तीनों चीजें हमारी गवर्नमेंट के किरदार में से आपको मनफी नजर आएंगी, या आपको ये कहीं मिलेंगी नहीं। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट का फोकस ये नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं और जो हमारे जवान हैं वो एंटरप्रेन्योर बन जाएं, और जो हमारे काबिल लोग हैं, जो हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, वो अपना कोई पाकिस्तान को भी कुछ इनपुट दें। वो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में अगर कहीं जा रहे हैं वहां जाके भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो ये चूंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है, आपने भी देखा, हमने सब ने देखा कि गवर्नमेंट हर वक्त क्या करती रहती है कि अपनी वो खींच चल रही है कि जी मैं हुकूमत में आ जाऊं, मैं गवर्नमेंट सीट को कब्जा कर लूं, मैं गवर्नमेंट चला लूं, वो गवर्नमेंट में ना आए। और ये जो मामला सारा चल रहा है ये डायरेक्टली जाके अवाम को, आम बंदे को, मिडिल क्लास को, इन सबको हिट कर रहा है। उनके बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए प्रॉब्लम है। इससे उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा ये बताएं रज़ा साहब, चूंकि मैं चाहूँगा ज़रा ज़्यादा डिस्कशन हो जाए आप लोगों से, अगर आप लोग हैं ही तो चलें मौके का फ़ायदा उठाते हैं। रज़ा साहब, मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट सिस्टम क्यों दम तोड़ता जा रहा है? बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है कि यार ओ लेवल्स वाला आगे निकल जाता है, उसको तो आइल्स भी नहीं देना पड़ता, उसको तो आराम से जॉब भी मिल जाती है, उसको तो यूनिवर्सिटीज़ भी अडॉप्ट कर लेती हैं, हमें को पूछता नहीं है। जी अरसलान, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली देखें, हमारा मैट्रिकुलेशन का सिस्टम वो चल रहा है जो आज से 120 साल पुराना सिस्टम था, जो अंग्रेज ने हमें बना के दिया और वो हमने उसको कैरी किया, और आज तक हमारे यहाँ पे हर कोई उसी सिस्टम को फॉलो कर रहा है। और उस सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि उस सिस्टम में बच्चे को रट्टा लगाने की तरकीब दी जाती है, ना कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बताया जाए या समझाया जाए। जब एक बच्चे के, हमारे जो यहाँ के जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उनको उस टॉपिक के बारे में पूरी रहनुमाई नहीं दी जाएगी, वो टॉपिक समझेंगे नहीं, और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो कैसे करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो नंबरों की दौड़ के पीछे बच्चों को लगा दिया गया है, रट्टे के पीछे लगा दिया गया है, ये दरअसल उनके जहनों को तबाह और बर्बाद करने के लिए एक बेहतरीन टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब आपकी बात आ जाती है ओ लेवल्स की, तो ओ लेवल्स में सिर्फ रिसर्च बेस्ड काम करवाया जाता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड काम करवाया जाता है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम करवाया जाता है। बच्चे को खुद से सोचने पे, रिसर्च करने पे और काम करने के ऊपर वो किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि आपने खुद करना है। तो जब बच्चा अपनी आउटपुट से, अपनी क्रिएटिविटी से वो काम करता है, तो उसको जब सोचने के मौके मिलते हैं तो हर दफा बेहतर से बेहतर काम करके उसको पेश करता है, उसी से वो सीख, लर्निंग करता भी वो उसी से है। अब अगर आप एक तरफ बच्चा बैठा दें और एक तरफ ओ लेवल्स का बच्चा बैठा दें और उन दोनों के कहें आप 5 मिनट बात कर लें आपस में, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के ज़हनी म्यार के मुताबिक बात करने के काबिल भी नहीं है। तो ये किस चीज का फ्लॉ है? ये हमारे एजुकेशन के मैट्रिकुलेशन सिस्टम का फ्लॉ है कि वो इतना बैकवर्ड है, या वो इतना लो स्ट्रीम के ऊपर है कि वो ओ लेवल्स के एक मॉडरेट बच्चे का भी मुकाबला करने से कासिर है। आमना साहब है खुद में एक ह्यूमन राइट्स की, आपको नहीं लगता ये भी एक वायलेशन है कि मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ। ओ लेवल्स वाला भी वही करता है, मैं अगर
गोल्ड मेडल भी ले लूँ तब भी ओ लेवल्स के बच्चों या ए लेवल्स के बच्चों से नीचे ही पाया जाता हूँ नौकरी के लिहाज से, बाहर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिहाज से। तो ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहा है हमारा सिस्टम बच्चों के अंदर। हालांकि वो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते भी हैं और बहुत मेहनती बच्चे हैं, यही बच्चे दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर्स बन रहे हैं जिनका आप जिक्र करें। तो ये खुद में एक वायलेशन नहीं समझती हैं आप? ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है बहुत बड़ी, बच्चों के अपने हुकूक की वायलेशन है। बिल्कुल वायलेशन है, क्योंकि देखें जहां पर भी मैरिट का कत्ल होगा वहां पे इंसाफ का कत्ल होगा। और जब वही बच्चे दोनों एक जितने तालीमी साल उन्होंने गुजारे, एक ने 16 साल गुजारे मैट्रिक में, दूसरे ने 16 साल गुजारे ओ लेवल में, जी, तो जीसीएसई अब सिस्टम। जमीन आसमान का फर्क हो गया। अब वहां पे जाहिर है कि उनके आगे जॉब्स में भी, मार्केट में भी वही चीज मिलेगी जो कि ज्यादा काबिलियत को पसंद किया जाता है। अब तो थोड़े अरसे की बात है कि डिग्रीज भी वैल्यू नहीं रखेंगी, तो उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है। मगर देखिए हमारा सिस्टम अगर होता ना कि हमारी जो बेसिक मदर टंग के ऊपर बेस्ड होता और हमारा अगर यकसानियत होती, एक जैसा सिमिलर सिस्टम होता, तो ये चीजें ना होती और सब एक जैसे सिस्टम से पढ़कर निकलते और उनको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती। फिर आगे सबकी अपनी किस्मत है कि वो किसको कहाँ जॉब मिलती है, किसको कहाँ मिलती है। मगर बेसिकली तो हमने बच्चों को एक तो रट्टा सिस्टम में हमने डाल दिया, अब बगैर सोचे बगैर कुछ किए। दूसरा ये कि उनकी अपनी जो मदर टंग है उसमें हम नहीं पढ़ा रहे, उनको एक सेकेंड ऐसी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। घर में बच्चे पंजाबी बोल रहा है, पश्तो बोल रहा है, सिंधी बोल रहा है, बलोची बोल रहा है। अब स्कूल में उसको अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, वो कहाँ से बेचारा काबिल निकलेगा। मैट्रिक सिस्टम भी बुरा ना होता अगर वो उनकी अपनी जबान में उन्हें चीजें पढ़ाते और एट ए सर्टेन लेवल इंग्लिश को जरूर पढ़ाते, मगर इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पहले इंट्रोड्यूस करते, उसके बाद आप उनको शिफ्ट करते कि अगर अगर करना ही था तो। नहीं, मगर लेकिन जो एक चीज़ बेसिक है ना आपको आमना जो साहिबा, हम जो अंग्रेजी बयान बनता है मीडियम, वो आमना साहिबा बचपन से बनता है। अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स भी बच्चों को अंग्रेजी मीडियम नहीं बना पा रहे। ये भी तो एक बहुत बड़ा अलमिया नहीं है। बना सकते ना, उनको कैसे बना सकते हैं? आप खुद सोचें कि घर की जो वालदा है, वालिदैन है, सारी पूरा एक फैमिली सिस्टम है हमारा और एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम होता है। हम सब इकट्ठे रहते हैं और हम लोग अपनी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। कहीं उर्दू बोली जा रही है, कहीं सिंधी, कहीं बलोची, कहीं पंजाबी, कहीं पश्तो बोली जा रही है। उसमें से बच्चा स्कूल जाके अंग्रेज तो नहीं बन सकता ना, ना ही वो चीजों को समझ पाएगा। तो वो उसके पास कोई चारा नहीं रहता और सिवाय इसके कि वो चीजों को रट ले। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि अच्छे अच्छे स्कूल्स जो है वो रट्टा सिस्टम को प्रमोट करते हैं और वो चाहते हैं बच्चों से कि वो डॉट और कॉमे की गलती के बगैर एज इट इज छापा लगा दें और रट लें। तो अब ये कसूर तो फिर देखे ना तालीम देने वाले इदारों का भी है ना, कि आपने बच्चों को उस तरफ गाइड ही नहीं किया, आपने उनको क्रिएटिव तरीके से नहीं सिखाया। सिर्फ अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्रिएटिव मेथड से आर्ट के थ्रू और डिफरेंट ऐसे चीजें यूज की जाए, जरूरी नहीं है कि आप बहुत मोस्ट मॉडर्न किस्म के स्कूल बनाएं। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जो टाट के स्कूल में भी पढ़े हुए हैं लोग, वो माशाल्लाह उनकी जो बेसिक्स है या उनकी जो तालीम और अंग्रेजी है वो हमसे 10 गुना अच्छी है, उस्तादों का क्योंकि बड़ा वहाँ पे फ़र्क है तालीम आमना का साहिबा, मेयार बहुत हाई उस्तादों का होता बड़ा था। फ़र्क है, टीचर्स की अपनी कैपेसिटी का बड़ा मामला है। बिल्कुल। रज़ा साहब ये और बताएं, खुद ना कि स्कूलों में पढ़े हुए जो उस्ताद हैं वो खुद उनमें काबिलियत नहीं है, वो बेचारे स्टूडेंट्स को कहाँ से काबिलियत ट्रांसफर करें। बिल्कुल ठीक, मैं ये आपकी इस बात से जनरेशन एग्री हूँ। और ऑफ इसका लॉस। मैं अगर एक चीज़ रज़ा साहब ये बताएं जिसका जिक्र भी अभी हो गया, महंगे से महंगे स्कूल में भी देखें ना तो हमारे यहाँ एक सेट पैटर्न है टीचर का। उसने एक सबक याद कर लिया है, बच्चों की तरह रट्टा मार लिया है और 600 क्लासेस आएंगी, उन 600 क्लासेस पे कॉपी पेस्ट कर देंगे वो। उसमें क्या क्रिएटिविटी है और क्या कमाल होगा? हर बच्चा एक जैसी चीज़ ही सीख के बाहर जा रहा है, कोई नई चीज़ सीख नहीं रहा और शायद इनोवेशन टीचर भी अपने अंदर पैदा नहीं। और छोटे स्कूल्स जो गली कूचों में खुले हुए हैं उनके तो अपने टीचर्स ही ट्रेंड नहीं है या सर्टिफाइड ही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो बच्चों के अंदर तब्दीली लेके आनी है, बच्चों को जो सिखाना है वो टीचर नहीं सिखाना है, और इसलिए सबसे पहले टीचर में तब्दीली की जरूरत है। सबसे पहले टीचर को सीखना चाहिए, ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप ये देखिए जो पाकिस्तान का हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग को कोई अहमियत नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट शायद अब आना शुरू होगा, शायद अब आना शुरू होगा। अभी भी किसी को कहा जाए कि हमने आप अपने स्कूल में ट्रेनिंग करवा लें, बास का कोई जो बुक सेलर्स हैं ये ऑफर्स करते हैं कि जी हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप करवाना चाहें, तो मैं देखता हूँ बहुत कम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो पार्टिसिपेट कर भी रहे होते हैं वो भी उसको सिर्फ वक्त के तौर पे गुजार रहे होते हैं कि किसी तरह से ये जो टाइम है ये गुजार दें और हम यहाँ से निकल जाएं।
हमारे मुल्क में एक और ये बदकिस्मती बहुत बड़ी है कि हम जो टीचर्स की जो असेसमेंट की जानी चाहिए ना, या किसी के पास अगर कोई टीचिंग करना चाहता है तो उसके पास कोई लाइसेंस होना चाहिए। मैंने बहुत दफा गवर्नमेंट से ये गुजारिश की है, कोई आप एक इसका तखमीना बनाइए जिससे कि जो टीचर बनना चाहता है वो पहले उस के लिए अप्लाई करे, उस लाइसेंस को क्वालिफाई करे, और जब उसको लाइसेंस मिल जाए तो वो बच्चों को पढ़ा सके। और दुनिया भर में भी यही होता है कि आपके पास लाइसेंस होता है तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और फिर उस लाइसेंस के अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं, अपग्रेडेशंस होती हैं, ट्रेनिंग्स के साथ कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग होती रहती है, हर साल ट्रेनिंग होती रहती है। ये पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहाँ पे ट्रेनिंग का जो टोटल टाइम कैलकुलेट किया जाता है तो वो 6 से 7 डेज बनता है। दुनिया भर में ये 45 से 75 डेज है। तो आप ये सोचें, जो टीचर 7 दिन ट्रेनिंग करेगा वो वो बच्चों की ट्रेनिंग कैसे करेगा, जबकि उसी के पैरेलल एक बहुत बेहतर टीचर 45 दिन की ट्रेनिंग ले रहा है, एक बहुत जबरदस्त टीचर 70 दिन की ट्रेनिंग, तो वो अपने पढ़ाएं। हमारे यहाँ पे ये ग्रास रूट प्रॉब्लम है, और इसमें भी गवर्नमेंट का पूरा आप कह लीजिए कि उसकी रीजन गवर्नमेंट ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई अपने रूल्स ऐसे सेट नहीं किए हुए कि जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर आना चाहता है उनको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो बस अपनी ग्रेजुएशन करे, या बाद ने तो इंटर भी किया होता है और वो स्कूल में ज्वाइन कर सकते। मैट्रिक रजा साहब, कई तो मैट्रिक है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा आमना साहिबा, ये खुद में एक बहुत बड़ा मसला है, और ये भी तो जाहिर है सारा ह्यूमन राइट्स के ज़मरे में ही आता है कि पैसे भी आप भरें, अपने बच्चों को स्कूल भी भेजें, उनका पूरा राइट है कि वो अच्छी तालीम हासिल करें, आगे से टीचर ही सर्टिफाइड या प्रॉपरली ट्रेंड ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी राइट्स की वायलेशन है। देखिए, जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं उनमें सबसे पहली जो फैसिलिटीज दी जाती हैं उसमें आपकी तालीम होती है, जो वेलफेयर स्टेट्स में जो तालीम होती है वो फ्री होती है, मेडिकल है वो आपका फ्री होता है। तो ये वो बेसिक फंडामेंटल राइट है जो कि हर बच्चे का हक है, और अगर हम इसमें नाकाम है तो हम समझे कि हम बेसिक फंडामेंटल राइट्स देने में नाकाम है। और अगर अब आईने पाकिस्तान के मुताबिक अगर हम वो ही नहीं दे रहे तो फिर हम कहाँ की स्टेट होने का डिक्लेयर करते हैं, और कहाँ से हम कहते हैं कि ये आईने पाकिस्तान के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। ये वो राइट्स हैं जो कि हर शहरी का हक है, और इसी तरह से एक हर शहरी जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो लाइफ गुजार रहा होता है बिल्कुल ठीक। सर्टेन कंट्री। अच्छा, वैसे तो मुझे अगेन इतनी सिविलियन सिर्फ बात राइट्स समझ हैं आई है हमारे। आप दो हजरात से करके, मुझे यही बात समझ आई है। रजत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आमना साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बात मुझे समझ आई कि कवानीन मौजूद हैं, आइन में हर किस्म के हुकूक मौजूद हैं। हमारे जो आने वाली हुकूमतें हैं या जो हुकूमत बैठी थी इससे पहले, वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती। अगर उस पर मिनुअन उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट हो जाए तो शायद ये जो बच्चे बाहर हैं उनको उनके हुकूक मिल जाएं, हमारी जो यूथ बाहर जा रही है वो बाहर ना जाए, पाकिस्तान के ही तरक्की में अपना किरदार अदा करें। हम भी साइंटिस्ट बनता देखें बनिस्बत इसके कि हम यहाँ पर मजबूरन यहाँ से बाहर जाता देखते हैं अपने बच्चों को। तालीम से हॉकी को अलग कर दिया गया तो हॉकी का तबाही की बड़ी वजह भी यही बन गई, और आज हमारा नेशनल गेम भी तबाह हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।